अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। आज के इस प्रोग्राम में हफ्ते भर की अहम खबरों पर, सुर्खियों पर, इशूज़ पर हम नज़र डालेंगे। हम आगाज़ करेंगे कि गाँव कशी के हवाले से किस तरह से मुल्क में यानी बार बार हमने देखा बड़े बड़े कायदीन को, बड़े बड़े लीडरान को गाँव के हवाले से, गाँव की रक्षा के हवाले से, गाँव के प्रोटेक्शन के हवाले से क्या कुछ बातें नहीं की गई। लेकिन आज वही सरकार के लीडरान बल्कि मरकज़ी वजीर की जानिब से, हुकूमत की जानिब से ये बात वाज़ेह कर दी गई है, अभी कोई ऐसा यानी क़ानून बनाने हम नहीं जा रहे हैं जिसमें गाँव ज़बीहा पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। तो बहरहाल इस पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ हम मगरबी बंगाल का रुख करेंगे। मगरबी बंगाल जहां इलेक्शन से पहले कहा जा रहा था कि गुंडा राज खत्म होने जा रहा है, लेकिन अब खबरें यहां से ये मिल रही हैं और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब गुंडा राज तो क्या जंगल राज का आगाज हो चुका है, क्योंकि एक पार्टी या फिर उस पार्टी के जो हारने वाले लीडरान थे या फिर जो जीतने वाले भी थे, उनको उन पर हमले किए जा रहे हैं। क्या मामला है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम ईरान, अमेरिका, इजराइल के तनाव के हवाले से बात करेंगे, जहां से मुस्बत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं और जो माहिदा है वो माहिदे के करीब कहा जा रहा है कि पहुंच गए हैं। और आबनाए हुर्मुज़ को भी जो है पाबंदियां, अमेरिका ने भी कहा है कि हमने भी इस पर से पाबंदियां बर्खास्त कर दी हैं और आबनाए हुर्मुज़ गोया अमलन बहाल हो चुकी है, ये कहा जा रहा है। इस पर भी हम नज़र डालेंगे और साथ ही साथ क्या सिफारती सरगर्मियां चल रही हैं, कौन क्या रोल अदा कर रहा है। और फिर दूसरी जानिब गजा पर, लिबनान पर इजरायली बर्बरियत कोई रुकी नहीं है, वहां पर जारी वो सारी है, इस पर नजर डालेंगे। और इसके साथ साथ नीट पेपर लीक का मामला था, लेकिन फिर ये आगे बढ़कर मरकजी वजारत कानून का एक हम क्या कहें, एक और कारनामा कहें या फिर क्या इस हवाले से इसको क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, CUET। तो इस हवाले से भी जो मामला सामने आया है, इस पर भी हम बात करेंगे कि जिसमें खुदकुशियां हुई हैं, इस पर बात करेंगे। कर्नाटक का रुख करेंगे, कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर की तब्दीली की बात करेंगे। और फिर आखिर में तेलंगाना में मनाया जाने वाला योम तासीस और फिर इसके साथ साथ इंदिरा स्कीम के हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में हम नज़र डालेंगे। मेरे साथ इस वक्त इस स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार MM माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, आपके कॉल्स भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे और मैं चाहूँगा कि पूरी उम्मीद है कि आपके कॉल्स शामिल करेंगे और फिर इसके साथ साथ मुख्तसर सवाल करें और बावाज़ बुलंद करें, टीवी से दूर रहें, टीवी की आवाज़ बंद कर दें। और पहला सवाल माजिद साहब से मेरा ये होगा, गाँव कृषि के हवाले से। माजिद साहब, बहरहाल भाजपा सरकार ने कहा है कि अभी कोई ऐसा जो है फैसला नहीं लिया गया है, कोई ऐसा हम कानून हम नहीं बना रहे हैं। ताजुब हो रहा है थोड़ा सा माजिद साहब, ये तो फटफट हो जाना चाहिए था। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा जो है देख रहा हूँ आपका रिएक्शन, आपको ताज्जुब हो रहा है जी, जबकि आप जो है हमेशा गवर्नमेंट के लिए या उनके लिए बड़ी हमदर्दी रखते हैं। रखना भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे हम भी रखते हैं हमदर्दी, लेकिन आपकी और मेरी हमदर्दी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो आपका ताज्जुब सुनकर मुझे भी ताज्जुब हो रहा है। आपके ताज्जुब पे मुझे भी ताज्जुब हो रहा है। खैर जो भी हो, अब देखिए, कल तक जो है गौ रक्षक, RSS, VHP, बजरंग दल और उनकी ढेर सारी डज़न से ज़्यादा तंजीमें यानी क़ानून बनाने की बात कर रहे थे कि गाय को खौनी जानवर करार दिया जाए और इस पर पाबंदी लगा दी जाए उसके ज़बीहा के ऊपर। अब मुसलमान भी शुरू हो गए कि भाई पाबंदी लगा दो। अब देखिए, ईद के दिन हमने देखा कई मुकामात पर ईद की नमाज़ के बाद बैनर लेके लोग ठहर गए, मुसलमान लोग। ख़ुद मौलाना अरशद मदनी जो जमात उलमा के एक ग्रुप के सदर भी हैं, उन्होंने भी कहा। फिर एक और 2-3 मौलाना जो शुमाली हिंद के मशहूर मौलाना हैं, और उन्होंने भी कहा कि तो ये बात अगर सरकार ये मान लेती है तो ये मैं समझता हूँ कि ये मुखलिस है कि मुल्क में गुंडागर्दी को ख़त्म करने में। चूँकि गौ रक्षक के हवाले से जितना जुल्म हुआ है, इतना जुल्म 2015 दादरी से लेकर, दादरी में भी ईद उल ज़ुहा के बाद हुआ था, याद है आपको? जी, अखलाक की जो कत्ल, पहला कत्ल था, जी, उसके बाद से मुझे ये बताया गया है कि रजिस्टर्ड 100 से ज़्यादा कत्ल हुए गाय के नाम पर, और बेशुमार तो अलग है, इसकी कोई गिनती नहीं है। तो ये एक हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा ATM एक मानों में है
कि ये बहुत बड़ा कार्ड है, ये कार्ड को छोड़ दिया तो कैसा होगा, ये नहीं करने वाले हैं। और गाय का जो है तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे, मैं कल भी आपको जिक्र कर रहा था जैसलमेर का वाक़या जो किसी ने भेजा था मुझे, तो खैर कहीं अखबारों में कुछ नहीं आया, कोई टीवी में भी नहीं आया, सिर्फ एक या दो लाइन कोई अखबार में आई। अभी राजस्थान में हमारे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने बताया, उनका बड़ा हिंदी का अखबार है, तो खैर उन्होंने भी छोटी सी पत्र लिखे, क्योंकि वो भी बड़ी गाय से मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्या करें, गौ माता के 500 से ज़्यादा जो है शेफ्स, यानी जो उसकी जो बॉडी बाकी पड़े हुए थे। तो ये है, तो ये नहीं करेंगे। और दूसरी बात, गाय के एक्सपोर्ट की जो चीज़ें, एक्सपोर्ट की जो लिस्ट में बीफ जो है नंबर 2 पर है पूरे वर्ल्ड में। हमारा जो बीफ की बहुत, यानी एक्सपोर्ट की बहुत सी चीज़ें हमारे पास जाती हैं जी, ग्रोसरीज जाती हैं, फ्रूट जाते हैं, वेजिटेबल्स जाते हैं, हमारे पास से बासमती चावल ये भी जाता है बहुत, खासकर गल्फ वगैरह में बहुत सी चीज़ें जाती हैं हमारे पास से, बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, और कई मादनियात भी हमारे पास से जाती हैं। लेकिन इसमें पूरे वर्ल्ड के अंदर जो रिकॉर्ड है वो बीफ में का हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ब्राज़ील कभी नंबर 1 होता, कभी हिंदुस्तान नंबर 1 होता, ये दोनों में कंपटीशन होता है। तो ये रखते हुए ये नहीं, क्योंकि ये हम हिंदू हमारे तबके को डराना है, अरे देखो ये तुम्हारी माता के साथ ये लोग अहानत करते हैं, ये हालांकि एक गाय का गोश्त तो कोई कहता भी नहीं। अब देखिए खुद है इन इलाकों में जहाँ गाय पे पाबंदी है, लेकिन बैल, बछड़ा, सांड के ऊपर पाबंदी नहीं है, वहाँ भी झगड़ा कर देते हैं। अरे नहीं, कैसे पहचानेंगे कि वाकई गाय का गोश्त है? उसको जो है फॉरेंसिक लैब में ले जाना, 8-10 दिन इंतज़ार करना, जब तक लिंचिंग हो जाती, केस हो जाता कुछ, तो ये नहीं करने वाले हैं बिल्कुल। और आप देखिए, हमने ईद के दिन भी देखा कैसे बंगाल के किसान, उसका स्टोरी मैं समझता हूँ कहीं नहीं आई, स्टोरी आप BBC में देखेंगे। 22, कल भी मैं आपको जिक्र कर रहा था, 22 मिनट की स्टोरी आई है वेस्ट बंगाल के उन पशुपालन लोगों पर जो गाय के पर भरोसा, मतलब बिजनेस करते हैं, उनके शेड्स की स्टोरी दी गई, अल जज़ीरा में वो स्टोरी दी गई, CNN में स्टोरी दी गई, और हिंदुस्तान का मीडिया खामोश, यूट्यूब पर भी परेशान, चूँकि पाबंदी लगा दी गई कि गाय के नाम पर आप नहीं दे सकते, दूसरे नाम पे दे दीजिए, मगर गाय पे नहीं दीजिए, उन शेड पे नहीं दीजिए, किसानों पे दीजिए। खुद कर्नाटक के हासन में भी किसान बड़े पैमाने पर एहतजाज करने लगे। ये तो हो गया, और जुल्म की जो इंतहा ये हो गई कि गाय, बड़े जानवर छोड़िए, भैंस, बकरी सब छोड़ दिए, बीफ छोड़ दीजिए, बकरी लाने पर भी लोगों को इतराज़ शुरू हो गया कि ये क्यों भाई, ये भी नहीं, वहाँ ला के सुअर छोड़ दिए गए। थाने का जो वाक़या देखिए आप, तो ये इनका मकसद मुसलमानों को ज़क पहुँचाना है। और आप देखिए जो मामला जिस किस्म का हो रहा है, ये मामले जैसा कि CBSE का आपने जिक्र किया, नीट का जिक्र किया, जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जिक्र किया आपने, कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ये चीज़ें आने वाली नहीं है। चूँकि हमको यानी गौ रक्षक फना, इसी पर ईद उल ज़ुहा, कटंग, ये इस पे हमको जो है डिबेट होना है, इस पे हम बात करना है, तो ये चीज़ें पूरी छुप जाती हैं। मगर अंडर करंट जो चीज़ें हो रही हैं, उसका थोड़ा सा खुलासा गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कॉकरोच की हैसियत से। जी बिल्कुल। पहले कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं नगर से बात कर रहा हूँ। जी जी। ये गवर्नमेंट 5 DA देना है, PRC देना है, कुछ ऐसा। आप थोड़ा सा अपनी आवाज़ को थोड़ा सा बुलंद करें, लाउडली बोलें, ज़ोर से बोलें, आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही। जी। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को 5 DA देने का है, PRC देने का है, ऐसा कुछ प्रपोजल चल रहा है क्या PRC के बारे में? पूछ रहा हूँ। ठीक है, ज़रूर भाई साहब बताएं। देखिए, तेलंगाना हुकूमत में नई जो है PRC अभी नहीं बैठी, जो पहले जो PRC थी उसके कुछ बकायाजात आपको हैं, वो रिलीज़ कर रहे हैं वो लोग। जो इससे पहले जो वादा किए गए थे, इस तरीके से जो है रिवीजन में, पे रिवीजन कमीशन जो होता है, वो रिवीजन नया नहीं बैठा है अभी। अलबत्ता जो पिछले रिवीजन की जो रिकमेंडेशन थी, उसको अमल करने के लिए अभी कल भी एक जो है किस्त आपकी जारी की जा रही है। आपके अलावा जो लोग हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनको भी, और जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन हैं उनको भी। एक और चीज़ जो है, पिछली हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को रेगुलर करने की बात की थी, लेकिन वो मामला अभी भी कठाई में पड़ा हुआ है और अभी तक उस पर अमल नहीं हो पाया। तो खैर ये सिचुएशन है, और अभी मुलाजिमीन को पहली
को तनख्वाह देने की बात की गई है, वो भी तमाम मुलाजिमीन को, जिसमें दीगर आंगनवाड़ी भी हो या जो अनरेगुलर जो शोबे होते हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट के मुआसिल नहीं हैं, उनको भी जो है फर्स्ट को सैलरी मिलने की वो बात तो हुकूमत ने की है। जी, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, मगरबी बंगाल का हमने जिक्र किया। बहरहाल मगरबी बंगाल इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी सुर्खियों में है। अब तो शायद ज़्यादा सुर्खियों में है, इस वजह से कि बहुत सारी खराबियाँ वहाँ पर दूर हो गई। देखिए, ये बहुत बड़ा इशू है। बिहार में जंगल राज का जिक्र कर रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। जब बंगाल आए तो महा जंगल राज कह रहे थे। अभी देखिए, मुझे ये बताया गया है, वो जो बंगाल के मीडिया के जो लोग हैं, लेकिन उस पर कोई डिबेट कहीं जिक्र नहीं है अभी तक। जो मुसल्लिमा तौर पर जिसके FIR हुए हैं इलेक्शन के बाद, TMC के यानी तृणमूल कांग्रेस के तकरीबन 27 या 32 फ़र्क है, मगर कम से कम 27 या बड़े से ज़्यादा 32 लोगों को उनको असैसिनेट कर दिया, क़त्ल कर दिया गया उनका। अभी 2 दिन पहले अभिषेक बनर्जी एक विक्टिम के घर पे पुरसा देने गए थे। वहाँ गुंडों ने, जो भाजपा के और JSR के नारे लगा रहे थे, उनका घेराव करके उनके कपड़े फाड़ दिए, उन पर मारपीट की गई, उनका साथ बहुत बदतमीज़ी हुई। और आज एक और विक्टिम के पास, कल्याण बनर्जी, ये भी एक MP है, देखिए आज की बात है, सुबह की बात है, वो उन पर कातिलाना हमला किया गया। वो जब पुरसा देने किसी को जा रहे, बल्कि नहीं पुरसा नहीं, जब पुरसा देने के बाद नहीं पुलिस स्टेशन में जाके दरख्वास्त दे रहे थे कि भाई इसके पीछे कौन है, तो पुलिस स्टेशन के सामने उन पर हमला किया जाता। फिर वही ज़ाफ़रानी झंडे और JSR के नारे लगाते हुए उन पर हमला किया गया और उन पर इतना बड़ा पत्थर डाला गया, वो नीचे पूरे गिर गए और ज़ख्मी हो गए। तो मैं TV में देख रहा था हमारे मीडिया में, तो एलिजली बोल के लिखा हुआ है, यानी उनका इल्ज़ाम है। यानी कितना सेफ एडलिंग, कितनी जो है एडिटिंग जो होती है, मानना पड़ेगा इन लोगों को कि ही अलिश बोल के है, जबकि वीडियो में पूरी तरीके से खुला चल रहा है। लेकिन एहतियात है ना भाई, अलिश तो ठीक है, चलिए जंगल राज 27 कम से कम 27 मान के चलेंगे, 27 लोगों का कत्ल किया गया। और फाल्टा का देखिए, जहांगीर को कहा गया कि तेरा इनकाउंटर करेंगे बोल के, वो बेचारा डर के अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए इलेक्शन ही लड़ता हूँ। दोबारा देखे कैसा है, जब हम जो है कभी इसको फतह नहीं कर सके, इसको भी हम फतह कर लिए, जो गढ़ माना जाता था TMC का। तो और आप देखिए, वो हमारे जो थे ना उत्तर प्रदेश के आज़म खान, नहीं आज़म खान नहीं, वो अतीक अंसारी, उन लोगों के जैसा, या फिर अतीक अहमद का, या फिर उनके भाई अशरफ के जैसा हशर करेंगे, खुली वार्निंग दे रहे थे, आ जा तो अब देख तेरा भी जो है इनकाउंटर होने वाला है, तेरा भी मार देंगे। तो बेचारा अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए बेहतर है भाई, ठीक है गया तो गया इलेक्शन लड़ के, ये चीज़ें होंगी। सुनिए, एक कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छी बात। जी, आवाज़ आ रही है आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद मोइनुद्दीन छावनी नादेरी बेग से। जी मोइनुद्दीन साहब, सवाल। बसर इख्तियार हुकूमत के लोग धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। यहाँ पर मंदिर बनवाया गया था, खुदवाई करने पर आपको मंदिर नजर आएगा। ऐसे में अदालतें भी इन्हीं के अर्जियां सुन रहे हैं और तारीख पे तारीख दी जा रही हैं। ऐसा अमल कब तक चलते रहेगा? और दूसरा छोटा सा सवाल यह है कि चीफ मिनिस्टर भी अब कपड़ों की तरह बदले जा रहे हैं, आखिर क्यों बदलाएं? तो मेहरबानी आपकी। ठीक है, कर्नाटक के हवाले से जो हमने चीफ मिनिस्टर के बदलाव के हवाले से, वो भी क्यों बदल रहे हैं? और ये देखिए, अदालत का हालिया दिनों में मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने भोजशाला कमाल मौला मस्जिद के बारे में फ़ैसला दिया
और फैसले के लिए अपील की आमतौर पर यह होता है कि भाई इसकी अपील कर सकते हैं, जब तक यह फैसला काबिल अमल नहीं होगा। इवन सज़ाए मौत के बारे में भी दिए सकते हैं। सज़ाए मौत के बारे में भी जब कोई फैसला दिया जाता है तो ये कहता है कि अगर आपके पास जो है, इवन सुप्रीम कोर्ट से भी सज़ाए मौत की तौसीक़ हो जाती है किसी मुजरिम को, मुजरिम करार दिया, तो उसको कहा था भाई ये जब तक इसका अमल नहीं होगा, जब तक कि इसको और क्यों बचने का, जैसा सदर जमहूरिया पे मर्सी पिटिशन डालते हैं जी, उस वक्त तक इसको जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा अमल, ये होती है। लेकिन मध्य प्रदेश के कहा कि नहीं, ये अब ये मंदिर हो गया, मंदिर है, फौरी वो जो मुसल्ला होता है, जो मेंबर होता है, जो मेंबर रसूल जिसको कहते हैं हम, वो जो है पूरे तरीके से वहाँ जो महराब होता है उस पर जो है पूजा शुरू कर दिया। लोग बोले अरे भाई नहीं अदालत का बोल, अरे भाई हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, जब तक का तो मौका दीजिए ना। नहीं, अदालत ने कह दिया कि नहीं ये फाइनल है हमारा, बस ख़त्म। और अदालत खुद कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। कानून जो है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी इबादत गाहों से मुतालिक 1991 में ये कानून बनाया गया कि भाई हमेशा के लिए मसले ख़त्म। जो 15 अगस्त 1947 को जो जायका था वही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई एक्सेप्ट अयोध्या राम जन्मभूमि टेंजल के, चूँकि वो एक बहुत पहले से चल रहा मसला, उसको छोड़ कर सब चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन धिज्जियाँ उड़ा दी जा रही हैं अदालतें, सिस्टम पूरा धिज्जियाँ उड़ा दे रहा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली रिपोर्ट देखिए, अब गुज़िश्ता दिनों की रिपोर्ट देखिए, बस लोग बदल जा रहे हैं, ऑफिसर बदल जा रहे हैं, रिपोर्ट भी बदल जा रही है। और हर मस्जिद के नीचे एक उनको जो है मंदिर नज़र आ रही है। अब तो दरगाह शरीफ, अजमेर शरीफ के बारे में भी जो है पिटीशन कबूल कर ली गई। संभल में तो आपको देखिए ये हो रहा है। अभी उत्तराखंड में कल मैं जिक्र कर रहा था, उत्तराखंड में भी नहीं इसके नीचे मस्जिद। और एक बात है, आमतौर पर जो है जहाँ ज़मीन अवेलेबल, हैदराबाद में भी पहले मसाजिद में खुले हाउस वज़ू करने के लिए होते थे, उसमें एक फव्वारा लगाते, अब वो फव्वारे शिवलिंग बता रहे हैं। तो जहाँ जहाँ तो कई जगह मुसलमान जो है वो उस हाउस को बंद कर दे रहे हैं, अरे भाई ये इसमें शिवलिंग बोल के फिर शुरू कर देंगे ये लोग। तो ये इनको कुछ भगवान से मोहब्बत नहीं है, ये महज आपको दिखाना है कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम मसावी सिटीज़न नहीं है, तुम नंबर 2 के सिटीज़न हैं, हमारे साथ झुक के रहना है। और ये सरकारी सरपरस्ती में हो रहा है। जो सरकार दस्तूर का हलफ लेके बैठती है वो दस्तूर की धिज्जियाँ उड़ा रही है। और चीफ मिनिस्टर की तब्दीली का जहाँ तक है जी, वो देखिए कांग्रेस का दाखिली मामला ज़रूर है, लेकिन इस तरीके से तब्दीलियों के ज़रिए अगर आवाम की किस्मत भी बदल जाए तो बेहतर है। किस्मत तो आवाम की बदलेगी नहीं, आपके चीफ मिनिस्टर ज़रूर बदलेंगे, लोग जो है हैसियत मिल जाएगी उनकी, उनका असासा बढ़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उनका तो रिकॉर्ड होगा, और आप हम बिल्कुल सड़क पे खड़े देखते रहेंगे बस। बिल्कुल यही सूरत हाल है। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं सैयद नसीर अली नवाब साहब कुंडे से बात कर रहा हूँ। माजिद भाई, बाकर भाई, तो सलाम मेरा। वालेकुम सलाम। जी, ईद उल जुहा की मुबारकबाद आपको भी बहुत बहुत सलामत। जी नसीर साहब। माजिद भाई, बाकर भाई, मेरा सवाल ये था, जी जी, ये जो हुकूमत जो स्कीमा चालू कर रही है, बीच में जो है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए जो है बच्चों को SSC 10 का मेमो, राशन कार्ड वगैरह लगा के ऑनलाइन करो बोल के बोले, तकरीबन बच्चे ऑनलाइन करे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर जो है अभी ये 4 व्हीलर गाड़ी का चालू करेंगे, भाई 4 व्हीलर गाड़ी भी मिल रही बोल के सुनने में आया, उसका भी ऑनलाइन चालू हुआ। तकरीबन जगह ऑटो डीलिंग ऑफिसों पे पूरा 4 व्हीलर का भी ले रहे हैं। जी जी, हुकूमत जो है खाली ऐलानों पे ऐलाना करते जा रही है, मगर देरी कुछ भी नहीं। पब्लिक आवाम जो है खाली परेशान, गैर जरूरी की जगह मी सेवाओं पे इधर उधर लाइनों में ठहर रहे हैं, ऑनलाइन करा रहे हैं, गैर जरूरी के 200, 100, 300 जिसके दिल में जैसा है मनमानी पैसे ले लेते चले आ रहे हैं। और हुकूमत से तो कुछ मिल रहा ही नहीं, कुछ भी खाली ऐलाना होते चले आ रहे हैं खाली। जी बिल्कुल। अब ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हुकूमत जो है तो खाली ऐसी पब्लिक को बहला रही है, थोड़ा इसके ऊपर ही बोलना था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़रूर नसीर साहब, माजिद साहब इस हवाले से आपको ज़रूर बताएं। पहले बेरोज़गार नौजवानों को माशी तौर पर सहारा देने के लिए उनके लिए स्कीमात की जाती थी। आप ये कह रहे हैं कि भाई हम स्किल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, स्किल के ज़रिए कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा काम है। दूसरी बात जहाँ तक है, पहले ऑटोज़ दिया करते थे, ये जो SC फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, BC फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इनके ज़रिए ये देते थे स्कीम, और इसके ज़रिए एप्लीकेशन मंगाए जाते हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों CM साहब कह रहे थे कि भाई नहीं, ऑटो वाले पेट्रोल डीजल महंगा हो जा रहा है, लिहाजा हम इनको इलेक्ट्रिकल गाड़ी का जो है फ्री में जो है 1 लाख रुपए का ख़र्चा होता,
वो कर देंगे, ऐलान तो हुआ लेकिन इसके बारे में कोई प्रोसेस नहीं हुआ। आपकी बात बिल्कुल सही है, सिर्फ एप्लीकेशनें मंगाई गई हैं, लेकिन वो उसका क्या होगा क्या नहीं होगा। आप देखिए 2 जून से यानी 2 दिन के बाद कुछ नई स्कीमात करने की बात की जा रही है और उसमें जो है कई एक तरजीहात दी गई हैं। तो देखिए उम्मीद करते हैं, लेकिन वादे इतने ज़्यादा किए जा रहे हैं कि जो इनके बस की बात नहीं होती। तो जो खुद कर सकते हैं वो कीजिए, वरना क्या होगा, जो लोग महरूमी का शिकार हो जाएंगे वो आपके खिलाफ हो जाएंगे और दीगर जमातें उसका फ़ायदा उठाएंगी। देखिए नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपके साथ में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। हमारे साथ ग़ालिबन एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम माजिद साहब, देश की बात मज़ीद और बाकी है, लेकिन इसके साथ बड़ा अहम मामला वो अमेरिका ईरान मुआहदे के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का भी मैं देख रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि ईरान से मुज़ाकरात में हमें वक्त लग रहा है, टाइम लग रहा है, इस वजह से कि ईरानी जो मुज़ाकरातकार हैं वो काफ़ी तजुर्बेकार हैं, लेकिन हम एक बड़े अच्छे मुआहदे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी बस जी बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले ही जैसा आपने बिल्कुल बात सही कही, डोनाल्ड ट्रंप के से बयान आया कि वेरी सून कहा उन्होंने कि बहुत जल्द हम माहिदे पर पहुंचेंगे। और मुज़ाकरात वालों की खासकर ईरानी डेलीगेशन जो बातचीत में है, उसको बड़ा उन्होंने चालाक कहा, स्मार्ट कहा। उन्होंने कहा बहुत चालाकी के साथ ये लोग डील कर रहे हैं। इस दौरान में जो मरीन ट्रैफिक है अपने हुर्मुज़ की, वो अब थोड़ा नॉर्मल हो गई है। तो इस तरीके से जो तिजारती मामलात हो रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी तेज़ी आ गई है। तो उम्मीद करते हैं यकीनन अगर ये माहिदा हो गया तो इसमें एक और बात जो मैं महसूस करता हूँ जी कि ईरान के साथ साथ अपने हुर्मुज़ से लगे उन ममालिक जो अरब ममालिक हैं जी जी उनके बारे में भी मैं समझता हूँ कि ये एक नुक्ता है, चूँकि ईरान ने कहा कि वो भी इसके बराबर स्टेक होल्डर हैं। बड़ी अच्छी बात है। स्टेक होल्डर हैं और अमेरिका को यहाँ आना नहीं चाहिए। अमेरिका अपनी जगह देख ले, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन इसको देख ले, वो उसका समंदर में देख ले, वो इधर आने की ज़रूरत नहीं है उसको। ये उन्होंने ये बात कही। तो खैर देखें, लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी अभी तक जो हिच यानी बरकी हुई है वो लबनान को साथ लेने की है, जो ईरान इसके बारे में काफ़ी सीरियस है। जी, एक कॉलर शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो माजिद साहब, मैं जानना चाहूँगा कि एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है अगर ये हतमी तौर पर जो है जिस तरह से कहा जा रहा है, अगर मुआहदा हो जाता है तो ओवरऑल सारे रीजन के लिए, सारे दुनिया के लिए हम कह सकते हैं कि फ़िलहाल तो कोई राहत यानी मिल जाएगी। नहीं, राहत मिलने अभी माहिदा नहीं हुआ, खाली इम्कानात की जो खबरें आ रही हैं उस पर एनर्जी की जो रेट्स है, जो कीमतें हैं वो गिरना शुरू हो गई हैं। जी जी। और बाज़ार में जो कंपनी के शेयर्स हो रहे हैं उसमें यानी बेहतरी आ रही है। जी जी। तो ये इकनॉमिक जो सरगर्मियां हैं वो तेज़ हो रही हैं। खैर उससे हिंदुस्तानी अवाम को फ़ायदा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वो एक डिफरेंट डिबेट होगा, वो अभी फिल वक्त हम क़यास नहीं कर सकते। लेकिन दुनिया में खाली इन खबरों की इत्तला पर के माहिदे से करीब हैं तो असर हो रहा है, काफ़ी इसका जो है माशी तौर पर काफ़ी बड़ा असर हुआ है। भाई साहब, इसके साथ लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इजराइल की जानिब से हमले गज़ा पर भी और लेबनान पर भी जारी है। ये एक बड़ी दुख की बात है कि देखिए ईरान ने इसराइल और अमेरिका की मुश्तरका कार्रवाइयों को झुका के रख दिया था, लेकिन अभी ठीक है ईरान अपनी तरफ से लबनान को भी अपने साथ लेना चाहता है, बिल्कुल ठीक है। और वो जो शायद वही एक बड़ी वजह है ताख़िर होने में, ये बताया जा रहा है। लेकिन लबनान में बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज़ फायर का ऐलान किया गया, 15 दिन हो चुके, 15 दिन से ज़्यादा हो चुके जी, लेकिन बदतरीन किस्म की बर्बरीत चल रही है। उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते आप, जो कुछ एक दूसरा गज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है और कई स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं उनके, वहाँ इसराइली फ़ौज कब्ज़ा कर चुकी है और वहाँ की फ़ौज पता नहीं कौन सी चूड़ियाँ पहनकर बैठी है, नहीं कह सकते, जबकि उनके पास इस्टेब्लिश फोर्स है लबनान की अपनी, वो क्यों हरकत नहीं कर रही। सिर्फ हिजबुल्लाह एक जो मज़ाहमती तंजीम है वो कर रही है। गज़ा में तो खैर खुली छूट है, जितना चाहे कर लीजिए। और एक ख़बर मैं बताना चाहता हूँ, संगीन नोयत की है। हाँ, आमतौर पर यूनाइटेड नेशन क्या करता है, अमन मिशन के लिए एक फ़ोर्स रखता है अपने पास, जो कहीं भी किसी भी, अब जैसा कि
कांगो वगैरह में एबोला चल रहा है, जी हाँ। तो उसके बारे में वहाँ भी एक फ़ोर्स की ज़रूरत है, या कहीं डिस्प्यूट्स होता है तो वहाँ फ़ोर्स की ज़रूरत है। तो जो यूनाइटेड नेशन की फ़ोर्स होती है वो मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर होती है। तो उसने गुज़िश्ता 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशन ने इसराइली फ़ोर्स पर पाबंदी लगा दी है, ये कहते हुए कि इसने इसराइली फ़ोर्स जेलों में जो फ़लस्तीनी मर्द और औरतें हैं उनके साथ जिनसी इख्तिलाफ़ करवाती है, बल्कि इंसान सो इंसान कुत्तों के साथ इनको इख्तिलाफ़ कराने पर मजबूर, उनको पूरी बरहना कर देती है। और इंतहाई जो दर्द भरी कहानी जो यूनाइटेड नेशन के डिस्पैच में है, देखिए आप, पता नहीं इस पर हम बात करें नहीं करें, मगर रोंगटे खड़ा कर देने वाली रिपोर्ट के बाद कहा कि हम इनको बैन कर रहे हैं, हमारे यूनाइटेड नेशन के मिशन में ये फ़ौज नहीं आ सकती। खैर नेतन्याहू ने तो कहा कि ये बकवास से फला है, बल्कि दलील थी, लेकिन जब यूनाइटेड नेशन का मिशन जब इल्ज़ाम के साथ इसको बैन करता है तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि गज़ा में तो कार्रवाई हो रही, फला जगह कार्रवाई, जेलों के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन एक कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? मालूम अखर भाई। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं इसी वजह से रहीम बात कर रहा हूँ अखर भाई। जी रहीम साहब जी। जी ये इंदिरा हाउसिंग के लिए कहाँ अप्लाई करना अखर भाई? इंदिरा हाउसिंग स्कीम के हवाले से। अच्छा, और कोई सवाल आपका? जी और एक सवाल के ये पेंशन का KYC वगैरह कराना है क्या? कौन सी पेंशन के हवाले से बोल रहे हैं आप? ये आसरा पेंशन का KYC कराना जरूरी है। मिल रहा है क्या? मैं बैंक को गया तो वहाँ पे बोले नहीं नहीं कुछ नहीं है आपका, कुछ भी नहीं है, क्या बोले? अच्छा, आपको पेंशन तो मिल रहा है बराबर? जी हाँ जी हाँ। आज अगर बैंक वाले नहीं बोल रहे हैं तो फिर सवाल नहीं उठता, फिर वैसे हमारी साहब रोशनी डालेंगे ज़रूर। जी अच्छा। देखिए इंदिरा के लिए ये 2 तरीके की चीज़ है। पहले इंदिरा का एक्चुअली क्या है, आपके पास छोटी सी ज़मीन हो, 50 गज हो, 30 गज हो, 40 गज हो, उसमें तामीर के लिए आपको 5 लाख रुपए इसको देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको बिल्कुल दे दिए जाते हैं फेज़ वाइज। जो है ग्राउंड पे जो है हमवार करने के लिए, दीवार उठाने के लिए, छत डालने के लिए 5 लाख रुपए तक मिलते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं उनके पास ज़मीन ही नहीं है, तो उसके लिए अब देखिए जैसा कि 1 लाख घर, अभी हमारे साथी भी बता रहे थे कि वो इशू है उनका, ये टॉपिक रखा उन्होंने, तो 1 लाख घर और हर असेंबली सेगमेंट में 3,500 घर बनाने की बात की जा रही है। तो गुज़िश्ता दिनों मैं देख रहा था, एक मिसाल देना चाहता हूँ, जो फारूक नगर कह के एक फलकनुमा के पीछे एक बड़ा इलाका है जहाँ डबल बेडरूम के मकानात पहले से ही हैं। उससे मुत्तसिल एक अराज़ी, वारिस रवैसी भी साथ थे, वो वज़ीर मुतल्लिक़ा के साथ जी, उन्होंने बताया कि देखो ये बड़ी ज़मीन है, तो 4 एकड़ ज़मीन निकली। तो कहा कि भाई ठीक है, यहाँ मकान बना दीजिएगा और उनको दीजिए जो उनके पहले, जिनको डबल बेडरूम के लिए जिनकी वेरिफिकेशन होगी, जो इंतज़ार में हैं, पहले उनको दीजिए। दूसरा, इंदिरा हिंदू के लिए आपको मी सेवा के ज़रिए आपको दाखिल होनी पड़ती है, या तो फिर पर्जा पालाना के ज़रिए आपको दरख्वास्त देनी पड़ती है। पर्जा पालाना जो ऑनलाइन भी दे सकते हैं, या इसका पर्जा पालाने के लिए एक दफ्तर है बेगमपेट में, इसका सदर दफ्तर है, जो मंगल और जुम्मे के दिन ये अवाम की अर्जियाँ इसको ली जाती हैं, तो यहाँ भी दे सकते हैं आप। तो उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन के बाद मुस्तहक़ है तो ये दिया जाता है। वैसे भी आपके जो मुताल्लिक़ा MLA है, अब तो खैर कारपोरेटर नहीं है, कारपोरेटर को भी जिम्मेदारी दी गई थी, अब तो कारपोरेटर ख़त्म हो गए, यानी GHMC की मियाद ख़त्म हो गई, तो लिहाजा आप मुताल्लिक़ा MLA से भी इस सिलसिले में आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। जी, जहाँ तक पेंशन के KYC की जो बात, हाँ देखिए, ये आपको हर साल आपकी हयात का जो मामला होता है वो अलबत्ता आपको सबमिट करनी होती है। KYC के बारे में चूँकि ये बैंक के ट्रांजैक्शन के ज़रिए होती है, जब बैंक वालों ने कहा कि इसमें ज़रूरत नहीं है, नो यूर जो है कस्टमर बल्कि जो होता है, तो ये तो उसकी जब ज़रूरत होगी तो उसका ऐलान किया जाता है। जी, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, इसके साथ एक और मसला ये रहा कि जिस तरह से हमने देखा नीट के पेपर लीक हुआ, और फिर इससे पहले भी अगर देखें, बाद में भी देखें, कई सारे जो है जो मुसाबक़ती इम्तहानात है उसके भी लीक हुए, रेगुलर जो इम्तहानात हुए उसके भी हुए, अब ये आगे बढ़ते बढ़ते CUET इसके भी लीक हुए, और फिर इसमें जो तालीम न सिर्फ मुतासिर हो रही है बल्कि उम्मीदवारों की, तलबा की जाने भी जा रही हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है। बेशुमार बच्चे
नीट की यानी मेडिकल के कोर्सेज में बच्चे जो है बड़ी तैयारी करते हैं, 2-2 साल अपना घर बार छोड़कर, और वालिदैन भी उनके या सरपरस्त जो भी होते हैं अपने बच्चों को भारी रकम यानी फीस देकर, जैसा कोटा राजस्थान में एक मशहूर कोटावट के हैं, वहाँ काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्राइवेटली जो बच्चों को तैयार करते हैं, तो ये काफ़ी बड़ी मेहनत करते हैं इसके पीछे। अब नीट का जो हुआ, अब आप देखिए जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है वो हमारी जो इख्तियारात की कंकरेंट लिस्ट होती है, यानी मुश्तरका जो लिस्ट होती है उसमें है, जिसमें स्टेट का भी दखल होता है, मरकज़ का भी दखल होता है, दोनों मिलके होती है। लेकिन अब तकरीबन चीज़ें मरकज़ अपने हाथ में ले चुका है। पहले मेडिकल के एग्ज़ाम्स रियासतों के तहत हुआ करते, जैसा एमसेट हुआ करता था आंध्र प्रदेश में जैसा, अब नहीं, वो मेडिकल छीन लिया गया उनसे। आप खाली इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर वगैरह कर लीजिए, आप ये नहीं करना है, ठीक है। अब ये पेपर लीक हो गया, लीक होने से जो बच्चे मुतासिर हुए, अब देखिए राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तराखंड में वाक़यात हुए, बेशुमार बच्चे जो 2-2 साल की तैयारी कर रहे थे, लीक की वजह से उनके जो भी मामला हुआ, फिर से एग्ज़ाम की बात की गई, सुसाइड कर चुके हैं। और कोई ख़बर आने वाली नहीं है कितने सुसाइड हुए, क्या नहीं हुए। खाली मुकामी यूट्यूबर या मुकामी हिंदी के नॉर्थ के जो अखबार थे वो एक छोटी सी खबर दे रहे हैं, उससे बढ़ के नहीं, कोई डिबेट होने वाला नहीं इस पर। इसके लिए एग्ज़ाम करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई जी। ये पूरी की पूरी जो है सनातनी बल्कि कहते हैं ना आजकल, उनका बैकग्राउंड लेकर कराई गई। तो ये हो गया। अब सीबीएसई एक ऑटोनोमस इदारा है, सीबीएसई यानी 12वीं क्लास का जो है, उसमें देखिए उसके एग्ज़ाम में जो हुआ है कि 18 लाख बच्चे जो है मुतासिर हुए इसके अंदर। उसमें रीवेरिफिकेशन के लिए फीस देकर बच्चों को जो है पेपर वापस दिए। एक वेदांत पल के लड़का, उसका मिसाल दे रहा हूँ मैं जी। वो लड़का को जब पेपर मिला तो वो ना उसकी हैंड राइटिंग है ना उसका पर्चा है। वो उन्हें एकदम आके जो है सोशल मीडिया पे आके, अरे ये क्या भाई, मेरा पर्चा ही नहीं है, मैं 100% में कोई यकीन है मेरे को फेल कर दिया गया इसके अंदर, ये मेरा ही पर्चा नहीं है, ये किसी का पर्चा मेरे हाथ में दे दिए। उसने जब सोशल मीडिया में किया तो हमारे मीडिया की तरफ से उसको पाकिस्तानी करार दिया गया। 17 साल का बच्चा पाकिस्तानी एजेंट हो गया। कई वाक़यात, सीबीएसई के बच्चे भी मरना शुरू हो गए, सुसाइड हो गई, ये हो गया। अब कॉमन यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस का टेस्ट का जो मामला है वो कल हुआ है। ये भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और ये पूरे सनातनी ग्रुप है, जितने प्रोफेसर्स हैं, जितने लोग हैं, सीबीआई, ये कुछ होने वाला नहीं है। ये हमारे आपको यानी लुभाथोपी के लिए, क्योंकि सनातनी लोग हैं पूरे, ये बड़े बड़े प्रोफेसर्स, लीक करने वाले, ये सारे के सारे उसी सिस्टम का हिस्सा है। कोई फलां का उन्हें है, कोई फलां का वो है, कोई आरएसएस के प्रमुख का जो है रिश्तेदार है, कोई उसका रिश्तेदार, ये प्रोफेसर ही हैं लोग। ये पूरा जहन वो एक विचारधारा के लोगों को लिया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरी विचारधारा के लोगों से भरी हुई है। देखिए कल ये हुआ, 9 बजे एग्ज़ाम की बात की गई थी। कल बच्चे जो है दूर दूर से 22 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर से 2 घंटा पहले आके बैठ गए। कहा गया कि आधा घंटा पहले आना, उसके बाद आपको जाने की इजाज़त नहीं होगी। 8:30 को भी आया, 8:35 को आए तो भगा दिया गया। अब पेपर तो 9 बजे मिलना चाहिए, नहीं मिला, 11:30 बजे पेपर मिला। बच्चे बैठे हुए, गर्मी का वक्त है, पानी की घूंट नहीं, 11:30 से अब उनको 2:30 बजे तक बैठना पड़ा, 3 घंटे का पेपर। तो अब क्यों वजह, ऐसा क्यों भाई 9 बजे क्यों नहीं? टेक्निकल फॉल्ट, ईजी, इस पर कोई डिबेट नहीं, कोई नहीं। सैकड़ों बच्चे मुतासिर हुए, से कई बच्चे बेहोश हो गए पानी नहीं मिलने की वजह से मरकज़ में। तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, सब चीज़ें मरकज़ के हाथ में। तो ये अब बच्चों का मुस्तकबिल पर खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन हमको गाय के बारे में बात करनी है, हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करनी है, हर मस्जिद के नीचे डाउन करके एक मंदिर देखने की बात है। ये बच्चों के मुस्तकबिल, ये बच्चे कौन हैं? ये 95% हमारे हिंदू भाइयों के बच्चे हैं, 95 करो। इसमें 2-3 या तो पारसी, सिख, मुसलमान, एक क्रिश्चियन, 4-5% नहीं है। देखिए आप उनकी लिस्ट देखिए, परसेंटेज देखिए आप। तो ये कितने हिंदुओं के, हमारे हिंदू भाइयों के कंसर्न रखने वाले, फिक्र रखने वाले हैं, उसका अंदाज़ा देखिए। हिंदुत्व की जो चीज़ है ये खुद उन पर अजाब नाजिल हो रहा है। एक कॉलर शायद जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर की जो तब्दीली हुई, इस पर सवाल भी हमको मिला, बहरहाल मौजू भी हमने रखा है। क्या आपको लग रहा है, क्या मामलात हैं और फिर इसका असर क्या होगा? देखिए, मैं उससे पहले केरला जाना चाहता हूँ जी। केरला में
जो 4 मई को रिज़ल्ट आया, 14 मई तक भी ये लोग डिसाइड नहीं कर पाए। हालांकि अवाम ने कांग्रेस की जो क़यादत वाली UTF है उसको इख्तियार दे दिया, लेकिन 10 दिन तक कोई हुकूमत नहीं रही हुआ। जब हुकूमत बनने का आया तो मैं बनता हूँ, तू बनता हूँ, तू बनता हूँ, यही कश्मकश। अब रही बात कर्नाटक की, कर्नाटक में 2023 में इलेक्शन हुए, सिद्धारामैया जो है ठीक है बन गए, बन के चला रहे। अब उसमें ये बताइए कि इनका फॉल्ट क्या है, किस वजह से इनको हटाया गया, रीज़न बताना चाहिए। जब डेमोक्रेसी है, जब हम हुकूमत पर सवाल करते हैं, रूलिंग पार्टी BJP पर सवाल करते हैं, तो क्यों कांग्रेस पे हम सवाल क्यों नहीं कर सकते? तो ये बताइए कि क्या वजह से निकाले। ये नहीं कि भाई तुम भी जो है क्या है मलाई वगैरह तुम खाते रहे, अब इनू खाइए मलाई, इनू उसी में बन के रहेंगे और सड़क पे हम लोग रहेंगे, अवाम वहीं रहेंगे। सिद्धारामैया के वक्त भी हम वहीं ठहरे रहे जी, इनू आने से भी वहीं ठहरे रहेंगे। कुछ तब्दीली तो यानी चीफ मिनिस्टर की तब्दीली से हमारी ज़िंदगियों में कुछ तब्दीली हो सकती, क्या कुछ वेलफेयर हो सकता था? तो कांग्रेस पर यह लाजिम है कि भाई वजह बताएं, क्यों सिद्धारामैया में ऐसी क्या डिफेक्ट थी कि उनको निकाला गया। ठीक है, वो पार्टी के वफादार होंगे, उन्होंने खुद नाम तजवीज़ किया, आखिर भाई क्यों, वजह क्या है तुमको हटाने की? एक तमाशा क्यों किया जा रहा है? तुम में एक ऐसा बासलाहियत आदमी नहीं दे सकते जैसा मनमोहन सिंह 10 साल तक करे? कैसे करे आपको मालूम है? क्यों एक लीडरशिप नहीं दे सकते? कंटिन्यू नहीं, आप भी मलाई खाते रहना, कुछ आप दिन आधा यानी 5 साल में आधा में याद आप कर लीजिए, 5 साल में इन्हों आधा में याद कर लेंगे। ये बंदर बांट है, ये क्या मामला है ये? तो ये कांग्रेस जो है इससे सबक सीखने वाली नहीं, समझने की ज़रूरत है इसको। देखिए एक कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इंदिरा मैडम कैसे हमारे पास फोटो लेकर गए थे, हमारी घर की हमारी लेकर गए थे जी, लेके गए थे, लेकिन अभी कब देते कि कब मिलते जी घर? अच्छा ठीक है, और कोई सवाल आपका? कब मिलते होंगे सर? नहीं यही पूछना था, कब मिलते होंगे और नए पेंशन कब देते जी? ठीक है, जरूर माजिद साहब आपको बताएंगे। जी देखिए तेलंगाना में नए पेंशन तो अभी मौजूद में शामिल कर ले माजिद साहब इसी के साथ, क्योंकि इससे रिलेटेड भी है तेलंगाना में। नए पेंशन तो अभी कोई शुरू नहीं हुए। क्या यौम तासीस से कुछ माजिद साहब हो भी सकता है, उम्मीद कर सकते हैं? वालेकुम सलाम। यौम तासीस यानी फॉर्मेशन डे है, शायद हो सकता है कोई नई स्कीमों के बारे में कुछ आगे बढ़ेंगे, लेकिन नए पेंशन तो नहीं आए। जो पुराने पेंशन है वही उसको जारी रखा गया है। अलबत्ता घरों के बारे में अगर आपकी वेरिफिकेशन पूरी हो गई है, इंदिरम्मा इंदुलू के तहत हुई है, क्योंकि ये स्कीम जिसके पास ज़मीन है उसके लिए होती है, लेकिन जिसके पास ज़मीन नहीं है, शहरी इलाकों में जो लोग हैं उनके लिए तो एप्लीकेशन तो दी गई हैं, तो आपकी तनकी यानी वेरिफिकेशन आपका हो चुका है। तो अगर फिर भी आप प्रजा जो प्राणिका बल्कि एक स्कीम चली थी जो शायद अभी जून के महीने में तक चलेगी वो, तो उसके अंदर अगर आप सवालात कर सकते हैं, मंडल ऑफिस से कलेक्टर ऑफिस से मालूम कर सकते हैं, या फिर पर्जा पाराना के ज़रिए मंगल और जुमे के दिन बेगमपेट में इसका दफ्तर है, वहाँ भी जाकर आप अपनी लिखते भाई मेरी वेरिफिकेशन रुकी, मेरा ये नंबर है, इसका जो दिया गया इसका मुझे जो है इंतज़ार है, मुझे कब मिलेगा इसका। तो अभी हो सकता है कि घरों की तामीर का जो है कहा गया 1 लाख मकानात 2 जून को जो है ऐलान करेंगे इसका जो है, तो ये किस को अलाट होंगे ये अभी नहीं कहा गया, तो ये शायद 1 या 2 दिन इंतज़ार कीजिए। उसके बाद या तो पर्जा पाराना में जाइए या फिर पर्जा पुराने लिखा की जो स्कीम उसके तहत जो अर्जियाँ सुनी जाती हैं उसके तहत आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। देखिए एक और शायद कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, इसके साथ क्या हम उम्मीद कर सकते हैं जो 2 जून को यौम तासीस मनाया जाएगा, तो इसमें क्या कुछ ऐलानात वगैरह या फिर लोगों का जो इंतज़ार है उसके हवाले से कोई उनको राहत की बात? देखिए जी कई एक वेलफेयर स्कीम्स ये लोग जो है तजावीज़ रखी गई हैं। हाँ एक तो ये कि 3.5 लाख मकानात की तामीर, जिसमें 1 लाख मकानात हैदराबाद में होंगे। इसके लिए ज़मीनात की निशानदेही जैसा मैं जिक्र कर रहा था, बारिस्टर ओवैसी ने हैदराबाद के इलाक़ों में जो पार्लियामेंट्री सेगमेंट है, फिर नामपल्ली जो सिकंदराबाद के तहत है उसकी भी कोई निशानदेही करवाई, और जो पुराने हाउसिंग बोर्ड के या पुलिस के क्वार्टर्स के जो मखदूश हो चुके हैं जिसमें कोई रह रहा नहीं, उसको डिसमेंटल करके
वहाँ मकानात बनाने की तजवीज़ की, तो वो मंजूरी हुई है कि अच्छे मकान। और कल जो एक मीटिंग हुई, कल हाउसिंग मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने डिज़ाइंस, फैसिलिटीज़, लॉजिस्टिक, उसके ऊपर उन्होंने ख़त दी कि किस नौयत का होना है, मकानात में किस तरीके की सहूलतें होना है। और एक चीज़ ये बताई गई है, जो रिहायशी, मान लीजिए आप एक असेंबली सेगमेंट में रहते हैं जी, तो उसी के अंदर देने की कोशिश की जाएगी। आमतौर पर इसे डबल बेडरूम में क्या हुआ है, आप रहते हैं हैदराबाद में, जी हाँ, आपको कहीं महेश्वरम में दिया गया, कहीं किसी और चरलापल्ली जी में हाँ। दिया गया, किसी को और कोल्लूर में दिया गया। तो ये चीज़ नहीं, क्योंकि आप जिस मुकाम पे रहते हैं वहाँ आपके रोज़गार भी जुड़े हुए हैं करीब में, और दीगर जो है आपकी सहूलतें जुड़ी हुई हैं, कारोबार है आपका जो भी हो। तो एक मुकाम से जो है आप 30-30 किलोमीटर दूर देंगे, तो इसमें जो तो हुकूमत ने कहा कि तरजीहन आपको आपके मुकामी सतह पर दिए जाएंगे, तो ये ऐलान हुआ है। दूसरी जो चीज़ है, फ्यूचर सिटी के नाम से एक फ्यूचर कहा गया है, उसके लिए भी वहाँ इनाग्रेशन होने वाले हैं। उसमें अभी तशरीह होनी है क्या क्या चीज़ें, लेकिन अभी तक तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन है, उसको अब जो है 30,000 एकड़ की ज़मीन दी गई, जिसमें अब ज़्यादातर वहाँ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, ये फिर दीगर जो है MNCs यानी मल्टीनेशनल कंपनीज़ वगैरह, और ये तजवीज़ भी वहाँ रखी गई। लेकिन अभी ये काबीना में इसको मंजूरी नहीं गई। वहाँ जो है लेजिस्लेटर्स को, सिविल ऑफिसर्स को और सहाफ़ियों को भी कुछ ज़मीन अलाट की जाएगी बल्कि है, लेकिन इसकी काबीना से मंजूरी होनी है। लेकिन हुकूमत ने इस बात को ऐलान तो किया है सर। जी, देखते हैं क्या होगा। एक कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? हैदराबाद से बात कर रहा हूँ मैं। जी जी, अभी सवाल। बच्चे सब इतना इंजीनियरिंग करे और तकरीबन इतना एजुकेटेड है, इनको जो है जॉब्स नहीं। और दूसरी बात जो है, बाहर का भी ऐसा हो गया स्टूडेंट वीजाज का, वहाँ पे काम करने नहीं दे रहे हैं। जब से ये जो अमेरिका का ट्रम्प आ गया, पूरे कंट्रीज को सिखा के छोड़ दिया जी, कि पूरों को जो है भगा दो बोल के। तो ये टू मच हो गया ना। सब बच्चे जो है खाली बाहर गलियों पे बैठ के आवारागर्दी कर रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं। यहाँ पे भी जॉब्स नहीं, प्राइवेट में भी जॉब्स नहीं। हाँ, यानी कि वो जो पार्सल बांटते ना इधर उधर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, वो भी करेंगे वो, तो उसमें भी जो है लाइन लगी हुई है। तो इसके ताल्लुक से कई गुना समझ रहे हैं आपने लोग। हाँ, कुछ नहीं। दूसरा छोड़ो भाई, पहले तो रोजगार होना ना, सब घर में चलना ना कुछ ना कुछ। तो बच्चे आवारा हो जा रहे हैं, गद्दियों पे बैठ के, चबूतरों पे बैठ के, रात पर जो है गलत शौकों में फिर रहे हैं साहब। बिल्कुल यकीन। वालेकुम सलाम। जी भाई साहब। हाँ, देखिए ये एक बहुत संगीन मसला है, ये पूरे मुल्क का मसला है। साउथ में ये इतना संगीन नहीं है, साउथ में भी मसला है ये, लेकिन उतना संगीन नहीं है जितना ये नॉर्थ के अंदर हो रहा है। और यही वजह है कि ये नौजवान बच्चों को जो रोडिज़म की तरफ, कहीं गौ रक्षक बन के जाते हैं, कहीं कुछ और बन के जाते हैं, कहीं बजरंग दल में चले जाते हैं, कहीं VHP में चले जाते हैं, और ये पूरी तरीके से यानी आउटला यानी कानून से बालातर एक फ़ोर्स बना के उनको इंगेज कर दिया जाता है, लुटम लाट कर दिए जाते हैं किसी को। तो ये बहुत ज़्यादा शुमार में ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है। तो अब इसके लिए तेलंगाना हुकूमत ने एक चीज़, यानी एक तो स्किल यूनिवर्सिटीज़, स्किल के जरिए, ठीक है आप तालीम याफ्ता होंगे, लेकिन जब तक आपके पास स्किल हो तो उसकी कदर होगी। और इसके लिए स्टार्टअप शुरू करने के लिए, छोटे छोटे कारोबार आपके लिए, छोटी छोटी यूनिट्स आपको बनाने के लिए, उसके लिए देखिए ये बताया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए तक भी खर्च की जो है सहूलतें दी जाएंगी। वो है कि ये स्कीम है। तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद 2 दिन के बाद, जैसे 2 जून को जो है यौम तासीस होगी, चूँकि ये हुकूमत की काबीना में ये बात आई है, गुज़श्ता दिनों जो मीटिंग हुई थी, तो स्टार्टअप्स के लिए यानी बेरोज़गार नौजवानों के लिए, उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। वरना मैं देख रहा हूँ कि बड़ा ताज्जुब होता है मुझे कि हमारे पढ़े लिखे बच्चे या तो डिलीवरी बॉय बन चुके हैं, या तो फिर यूबर या ओला या फिर रैपिडो चला रहे हैं। मुझे एक बड़ी ताज्जुब हुआ, मेरे दोस्त मेरे पास आ रहे थे, तो बोला भाई तुम कैसे आओ यहाँ, तो कार में तुम नहीं आ सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं बाइक पर आया हूँ। बोला किसके साथ है? तो नहीं, वो रैपिडो से आया। रास्ते में बच्चे से बात हो रही थी, वो बच्चा PhD है बता रहे थे। उसकी शराफत देखकर मुझे बोला भैया तुम कुछ पढ़े लिखे मालूम होते हो। तो उसने कहा कि मुझे क्या है, क्यों साहब, इतनी मैंने फना और बड़े कोर्स में की, कोई ऐसा लिटरेचर हिस्ट्री बोल के आमतौर पर जो बोलते हैं, हालांकि बेकार सब्जेक्ट बोल के नहीं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में असातिज़ा की वैकेंसी, खाली उस्मानिया की बात कर रहा हूँ,
उस्मानिया में 3000 के करीब वैकेंसीज खाली हैं। कई असातिज़ा के नान असातिज़ा के मिल के कह रहा हूँ मैं, भर्ती नहीं हो रही बिल्कुल जो है संकट। तो ये सिचुएशन हो गई। तो स्टार्टअप के लिए ये हो रही। और आप बच्चों को अब ये है +2 हो गया, आप बच्चे जो है इंजीनियरिंग फार्मेसी वगैरह में, एग्रीकल्चर में, तो आप इनको प्रोमोट कीजिए एग्रीकल्चर वगैरह। सिर्फ जो है इंजीनियर बनने से नहीं हो रहा। मुझे बड़ा ताज्जुब भी हुआ, एक मेरे साथी का बच्चा वो उधर जाकर जो यूक्रेन वगैरह की कज़ाकिस्तान में जाकर MBBS करके आया। खैर वो उसको इजाज़त मिल गई, यहाँ जो टेस्ट हुआ था वो भी पास हो गया। अब MBBS की बड़े हॉस्पिटल्स में कदर नहीं है। मुझे बड़ा क्या सैलरी मिल रही है, शर्म आ रही है उनको बोलने के लिए। कहा कि नहीं PG है तो ये सब है साहब, PG के लिए कोशिश कर रहा हूँ और PG के लिए इतना डोनेशन तो नहीं दे सकता मैं, और PG में चंद सीटें रहती हैं, हाई कंपटीशन है। और नीट कैसा हो रहा आप देखिए, नीट UG की जो सूरत हाल आप देखें ना, अभी साहब भी बता रहे थे, मैं भी जो है उस पर बात किया हूँ। तो ये सिचुएशन, लेकिन बेरोज़गारी मसला नहीं है हिंदुस्तान के लिए, मेलोडी खिलाना मसला हो गया। मेलोडी के ऊपर आप 1 हफ्ते तक आप सीरियल चलाते रहेंगे, 1 हफ्ते तक। कितनी जो है स्वीट बांट रहे हैं हमारे जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर। एक जो है ग्रेजुएट जो है, चाहे वो किसी इसका हो, वो रोड पे फिर रहा है, रैपिडो चला रहा है, डिलीवरी बॉय बन चुका है। हमारी जवानी इस तरीके से चले आ रही है हमारे बच्चों की, हमारे बड़ा तकलीफ होती है। मैं डिलीवरी बॉय बच्चों को देखता हूँ, रात भर लेके जाते हैं बेचारे अपनी गाड़ी रख लेके। कभी पूछता हूँ पकड़ के, है साहब क्या कर रहे हैं, घर में माँ बीमार रहती है, उसके दवा के लिए पैसे नहीं होते, किराए के घर के पैसे नहीं होते, बच्चों के दूध के पैसे नहीं होते कभी। तो ये समझने की ज़रूरत है। ये हमारे जो हुक्मरान हैं आज जो बैठे हुए हैं, चाहे किसी स्टेट के हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस हो, BJP मतलब या कोई और पार्टी हो, ये सियासतदानों के देखिए कैसे कैसे होंगे। और जो ब्यूरोक्रेसी में जो ओहदेदार हैं, कभी एक साहब को कल ACB में पकड़े, उनके घर में 7 किलो सोना निकला है, 7 kg, नोटों के अंबार अलग, और ऑफिसर कोई बड़ा ऑफिसर भी नहीं है वो। गुज़श्ता दिनों हैदराबाद मेट्रो वाटर का एक ऑफिसर को पकड़ा गया, अरे 3.5 करोड़ की करेंसी निकली। अरे वाह, अरे तुम नौकरी पे रहे तो ये हालत है। तो ये इस वक्त जो है बहरान का शिकार है मुल्क। और हमारा चैनल, हमारे जो गाय का रक्षा होना है नहीं होना है, मस्जिद के अंदर मंदिर होना है नहीं होना है, इसी में इन्वॉल्व। और यही वजह है कि कॉकरोच की जो तहरीक निकली, कॉकरोच कोई तंजीम नहीं है वो, कोई पार्टी नहीं है, लेकिन एक नौजवानों का गुस्सा है। और हमारे बेरोज़गार नौजवानों को आप कॉकरोच बोलते हैं, झूठे इतने बड़े ओहदे पर रहकर, लेकिन उसको भी शर्मिंदगी नहीं है। हमारा चीफ जस्टिस इंडिया होंगे ज़रूर हो, लेकिन वो भी तो एक इंसान, वो भी इसी सरजमीन के औलाद। अपने उनका बेटा अगर बेरोज़गार है तो उसको कॉकरोच बोलते हैं? उन्हें नहीं बोलते। अपने बेटों को तो माल करा देते हैं उन्हें, लेकिन एक आम बेरोज़गार को ये कॉकरोच है। अफसोस। बहुत बहुत शुक्रिया माई साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम आपके साथ यहीं अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।